जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 31। आज के लेक्चर में हमारे होम असाइनमेंट में चैप्टर 5 की होम असाइनमेंट भी शामिल है, उसके क्वेश्चन भी करेंगे। और चैप्टर 4 के 3 क्वेश्चंस थे जो आपको पहले होम असाइनमेंट में दिए थे, वो डिस्कस नहीं हुए थे, उनको भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन फिर आपके जो प्रीवियस लेक्चर के हवाले से होंगे वो लेक्चर के दूसरे हिस्से में डिस्कस होंगे। स्टार्ट करें ये असाइनमेंट। कितने स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट किया, हाथ उठाइए ज़रा। शाबाश। चलिए, क्वेश्चन है हमारा 30, वॉल्यूम 2, चैप्टर 4 वॉल्यूम 2, क्वेश्चन 30। सबसे पहले रिक्वायरमेंट। इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव मैटर्स स्टेट विद रीजन व्हाट एक्शन यू वुड टेक एंड डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। दो चीजें पूछ रहा है। एक पूछ रहा है इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ, और एक क्या पूछ रहा है कि हमें बताओ कि आप क्या एक्शन लेंगे। एक्शन का मतलब क्या है कि आपने जो प्रोसीजर्स हैं जो ऑडिटर परफॉर्म करता है वो भी बताएंगे। तो पार्ट ए में हम अपने प्रोसीजर बताएंगे और पार्ट बी में इम्पैक्ट। प्रोसीजर में क्या हो सकता है, कुछ जनरल प्रोसीजर भी हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर भी हो सकते हैं। प्रोसीजर कोर्स ऑफ एक्शन में, या एक्शन में, या प्रोसीजर में कुछ जनरल प्रोसीजर भी हो सकते हैं, कुछ जनरल प्रोसीजर क्या होते हैं कि जब कभी भी कोई मिस स्टेटमेंट होगी हमने डायरेक्टर्स को मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करनी है करेक्ट कर ले, और अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना है। ये हमारे जनरल। और स्पेसिफिक प्रोसीजर या स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, जो उस मिस स्टेटमेंट की नेचर के मुताबिक हम बताते हैं। जैसे अगर फिक्स एसेट्स का मसला है तो हम कहेंगे जी फिक्स एसेट्स की डेप्रिसिएशन को भी हमें चेक करना चाहिए। अगर फिक्स एसेट को कैपिटलाइज हो रहा है तो हमें देखना चाहिए किस डेट को कैपिटलाइज हो रहा है, क्या जिस दिन कैपिटलाइज हो रहा है उसके बाद से डेप्रिसिएशन सही कैलकुलेट हो रही है। अगर इन्वेंट्री का मसला है, इन्वेंट्री से रिलेटेड प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे कि अगर इन्वेंट्री का स्टॉक काउंट नहीं हो सका तो हम कोर्स ऑफ एक्शन में लिखेंगे कि स्पेसिफिकली हमें इन्वेंट्री का जो अल्टरनेटिव प्रोसीजर के जरिए से उसका एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन होता है, कुछ होते हैं जनरल और कुछ होते हैं स्पेसिफिक प्रोसीजर। जनरल प्रोसीजर कौन से होते हैं, जो हर सिचुएशन में एक जैसे होते हैं कि कम्युनिकेट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं तो मैनेजमेंट को, नहीं तो फिर डायरेक्टर्स को बताएंगे। कुछ केसेस में विड्रॉ भी कर सकते हैं। हमारा रिस्क भी इंक्रीज हो सकता है। ये सारे प्रोसीजर क्या होते हैं, जनरल। इनको हम जनरल क्यों कहते हैं, ये हर तरह की सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं। और कुछ होते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक से मुराद क्या है कि जो उसने इशू बताया है हमें, वो इन्वेंट्री का है, वो डेटर का है, वो सेल्स का है, वो क्रेडिटर्स का है, वो फिक्स एसेट का है, उससे रिलेटेड स्पेसिफिक प्रोसीजर। तो एग्जाम में आपने क्या करना है, कोशिश करनी है दोनों ही प्रोसीजर लिखें, जनरल भी। और जब यहाँ पे देखें उसने बताया स्टेट विद रीजन व्हाट एक्शन यू वुड टेक, तो एक्शन हमसे पूछ रहा है, जो भी एक्शन उस सिचुएशन के मुताबिक जरूरी हुआ आप लिख सकते हैं। जनरल तो आएगा ही आएगा ना, जनरल तो आएगा ही आएगा। कुछ सिचुएशन में स्पेसिफिक भी आपने डिस्कस कर देना है। अब ये स्पेसिफिक अभी शायद आप इतने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपने स्पेसिफिकली प्रोसीजर पढ़े नहीं है। कॉमन सेंस की बेस पे शायद कुछ बता सकें कि सर इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन में लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआर भी चेक होती है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। आप सिर्फ इतना बता सकेंगे, इससे ज़्यादा इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन के बारे में शायद आप ना बता सकें लेकिन जिस हद तक भी बता सके आपने उसको डिस्कस कर देना है। और नॉर्मली बहुत ज़्यादा प्रोसीजर रिक्वायर नहीं करता। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखें, इसमें 3 सिचुएशंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और हर सिचुएशन की 2 रिक्वायरमेंट है। तो अगर एनालाइज किया जाए तो तकरीबन ये 6 रिक्वायरमेंट्स बनती हैं। पहले की इसकी फर्स्ट की पहले ए और बी 2, फिर सेकंड की और बी 4, फिर थर्ड की और बी 6। मार्क्स हैं 13 के करीब, यानी हर एक के 2 मार्क्स हैं। तो इसका मतलब है हर एक में जब आपने प्रोसीजर लिखना है तो 2 प्रोसीजर। सिर्फ जनरल भी लिख दे तो काम चल जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि एक आधा कोई स्पेसिफिक भी लिख दे तो अच्छा है, बेहतर है। स्टार्ट करें जी डिस्कशन। रिक्वायरमेंट समझ आ गई? क्या सिर्फ इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछ रहा है या कोर्स ऑफ एक्शन भी पूछ रहा है? और दोनों अलग-अलग पार्ट्स हैं, आपने भी अलग-अलग नंबरिंग करके इसको बताना है। The draft accounts of Kingfisher Pharmaceutical Limited KPL for the year ended December 30, 2010 show a profit before tax of rupees 115 million and total assets of rupees 450 million. ये इंफॉर्मेशन किस लिए दी है?
मटीरियलिटी कैलकुलेट, प्रॉफिट की बेस पे मटीरियलिटी कैलकुलेट होगी, एसेट्स को इग्नोर कर देना है। अच्छा बताइए मटीरियलिटी कैलकुलेट करेंगे इसमें, मटीरियलिटी कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन में? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा अब वो आपने पार्ट ए में कैलकुलेट करनी है या पार्ट बी में? हाँ मेरा ख्याल ये है पार्ट बी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट में डिसाइड होती है। इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट के लिए हम उसको कैलकुलेट करते हैं, पार्ट बी में कर लें। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कह रहे हैं बीइंग द ऑडिट मैनेजर यू आर करंटली रिव्यूइंग द फॉलोइंग मैटर्स। फर्स्ट, basis of preparation of financial statements state that these have been prepared in accordance with the IFRS, International Financial Reporting Standards. However, the accounting policy is note for borrowing cost states that all borrowing costs are expensed as incurred. Result of audit test show that borrowing cost expense during the year include rupees 50 million which relates to qualifying assets. मुझे बताइए IFRS क्या कहते हैं कि borrowing cost को expense out करना चाहिए ना? हाँ रेगुलर वाली कर दें, लेकिन जो क्वालिफाइंग एसेट्स के ऊपर है उसको कैपिटलाइज मर्जी है करें कि लाजमी है करें? लाजमी है। तो कोर्स ऑफ एक्शन में आप यही चीज लिखेंगे कि हम मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे क्या कि ऑल बोरोइंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड एंड रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू डू सो। अगर मैनेजमेंट ये कैपिटलाइज नहीं करती, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है फिर? डायरेक्टर्स को दो चाबी गवर्नेंस, क्योंकि आपको पता है हर सिग्निफिकेंट मैटर दो चाबी गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना जरूरी होता है। दो चाबी गवर्नेंस को कम्युनिकेट करेंगे। भाई क्लियर हो गया ये? अच्छा अब चूंकि उसमें उसने खुद से अमाउंट कैलकुलेट करके बता दिया, अब जरा थोड़ा टेक्निकली सोचना है यहाँ से जो आगे बताने जा रहा हूँ मैं। खुद से उसने अमाउंट कैलकुलेट करके बता दी है कि जो आपकी अमाउंट होगी वो 15 मिलियन होगी। क्या हमें अब ये बताना चाहिए कि ऑडिटर को ये भी कैलकुलेट करना चाहिए कि बोरोइंग कॉस्ट कितनी बनती है? ऑडिटर को ये भी चेक करना चाहिए कि वो क्वालिफाइंग एसेट्स के ऊपर है या नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स के ऊपर है? ऑडिटर को उसका लोन की अमाउंट भी चेक करना चाहिए। ऑडिटर को जो इसका बोरोइंग रेट है वो भी चेक बैंक से चेक करना चाहिए। ये कंसेप्ट है। मुझे बताइए क्या ये बातें लिखनी चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं लिखनी चाहिए? क्वेश्चन में उसने खुद मेंशन कर दिया है कि भाई ये अमाउंट है, तो जो उसने खुद बता दिया है उसको हम रीचेक नहीं करेंगे। याद रखें असूल है हमारा ऑडिट का असूल। एक असूल मैंने आपको ये बताया है कि अगर एक जगह से 2 रास्ते 3 रास्ते निकलते हों, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो हमने क्या करना है? तीनों रास्ते। और दूसरा असूल सुने, क्वेश्चन में जिस जगह उसने खड़ा किया ना, हमने वहां से आगे चलना है, पीछे नहीं चलना। पीछे नहीं चलना। यहाँ पे उसने हमें किस जगह पे खड़ा किया कि भाई अमाउंट ये आ गई है, हमने इस अमाउंट से रिलेटेड के ये अमाउंट कैसे डिटरमिन हुई है उससे रिलेटेड प्रोसीजर नहीं बताना। ये जहन में रखिएगा, जो बताना शुरू कर देगा गलत डायरेक्शन पे चला जाएगा 0 नंबर। वो अपने आप को नंबर दे रहा होगा गलत डायरेक्शन पे चलने के, लेकिन आई आपको पता है कि ये तो मैंने पूछा ही नहीं। तो ये खास और बहुत अहम पॉइंट है कि क्वेश्चन जिस जगह पे छोड़ेगा हमें उससे आगे चलना है, पीछे नहीं। और क्वेश्चन हमें किस जगह पे छोड़ा है? उसने कहा अमाउंट मैंने आपको बता दी कैलकुलेट करके, फिर अब यहां से आगे चले। तो यहां से आगे क्या बात होती है? मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करो, उनको रिक्वेस्ट करो, वो नहीं करते दो चाबी गवर्नेंस को कम्युनिकेट करो उनसे, फिर उसके बाद वो भी नहीं करते तो इम्प्लीकेशन रिपोर्ट आ गई। पार्ट 1 में इतना लिखेंगे मैनेजमेंट को करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए और मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट के वो करेक्ट ट्रीटमेंट करे, और फिर इसके बाद पार्ट 2 की तरफ आ जाए। इसमें इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है। अब देखिए मैंने इतना सिखाया कि नहीं, हर अहम पैराग्राफ के ऊपर इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट से आया, तो मेरा हक है मैं आपसे पूछ लूँ और आपको बताना भी चाहिए। मेरा भाई बताइए कैसे लिखेंगे इसमें इम्प्लीकेशन रिपोर्ट? क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम मटीरियलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैंने कैलकुलेट किया 115 का 5%, 5.75 मिलियन। फिर हमने देखा कि अमाउंट कितने 15 मिलियन, ये मटेरियल है। अच्छा प्रॉफिट के 50% से ज्यादा तो नहीं है? नहीं, क्योंकि प्रॉफिट के 50% से ज्यादा होती तो फिर मैं परवेसिव करता। आइंदा क्लास में जिस स्टूडेंट का मोबाइल सामने आया वो और उसके दाएं और बाएं वाले दो स्टूडेंट्स होंगे, उनको भी सजा मिलेगी। हैं? अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का, यही कंसेप्ट है।
नेकी का हुक्म देना है और बुराई के कामों से रोकना है। भाई अच्छे दोस्त की निशानी यही होती है ना। तो जो घर वालों ने सीए करने के लिए भेजा और दोस्त दूसरे बीए की तरफ जा रहा है, उसको खींच के वापस सीए पे लाना है कि नहीं लाना? तो जो ना लेके आए वो अच्छा दोस्त होगा? नहीं होगा। तो इसलिए दाएं बाएं वालों को भी जब किसी कौम पे अजाब आता है तो जो नेकी की हिदायत नहीं देते वो भी साथ रहे। ठीक है। तो अब जो दाएं बाएं वाले हैं उन्होंने ध्यान रखना है, खुद भी सीए के रास्ते पे चलना है और दोस्त वाले को भी सीए पे। वो कहेगा नहीं बीए की तरफ जाना है मैंने, आपने कहना नहीं सीए की तरफ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इफेक्ट हो गया मटेरियल, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताए मेरा भाई। अगर वो करेक्ट कर लेते हैं तो अनमोडिफाइड ओपिनियन। ठीक है, शाबा। और अगर करेक्ट नहीं करते, आर्टिस्ट शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिस्ट शैल आल्सो एक्सप्लेन बेसिस ऑफ क्वालिफाइड। की ऑडिट मैटर आएगा कि नहीं आएगा? और लिस्ट मैग में देख लो, लिस्टेड कंपनियां क्या अनलिस्टेड है, किधर लिखा हुआ है? और लफ्ज लिमिटेड से नहीं पता चलता लिस्टेड है कि नहीं, मेंशन होता है, मेंशन होता है। तो हम लिखेंगे इफ कंपनी इज लिस्टेड की ऑडिट मैटर शैल आल्सो बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट व्हिच शैल इंक्लूड रेफरेंस टू बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। याद है? रेफरेंस टू बेसिस फॉर क्वालिफाइड नहीं याद, भूल गए हैं। चलिए पहले पॉइंट में कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट में हमने दोनों पार्ट डिस्कस कर लिए, फटाफट जल्दी से। हाँ, 2-4 भी गवर्नेंस को रिक्वेस्ट भी हमने करनी है, बिल्कुल बिल्कुल कम्युनिकेट। हाँ तो वो नीचे हम कर रहे हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट है तो की ऑर्डर कम्युनिटी तो वो हम, लेकिन उसके ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं अगर, तो फिर तो की ऑर्डर मैटर नहीं आएगा ना। हाँ बिल्कुल, वो की ऑर्डर मैटर का सेक्शन आएगा, लेकिन ये इशू जो मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किया ये की ऑर्डर मैटर में नहीं आएगा, क्योंकि ये बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में आ रहा होगा। की ऑडिट मैटर में इसका सिर्फ रेफरेंस आएगा, वो रेफरेंस किन अल्फाज में आता है? इन एडिशन टू मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन फॉलोइंग मैटर्स। क्लियर जी? आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ चले अटेंटिव हो जाए। ऑन अक्टूबर 17, 2010 डेट अंडरलाइन कर लें। हमारा ईयर एंड कब था? सितंबर 30, 2000। ये तो ईयर एंड के बाद की बात है, ये तो सब्सिक्वेंट इवेंट आ गया। सब्सिक्वेंट इवेंट मेरे जहन में एमसीसो मैटर आ गया, लेकिन पहले तसल्ली से देख लें कि ये और प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई और प्रॉब्लम। ऑन अक्टूबर 17, 2010 द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशूड अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर फॉर द ईयर 2006 to 2009 in which an aggregate tax of rupees 40 million has been demanded। 40 million का टैक्स डिमांड किया। KPL has filed appeal against the orders before income tax appellate tribunal। उन्होंने अपील फाइल कर दी। KPL's tax consultant has advised that it is not possible at this stage to give a reasonably accurate estimate of the amount of tax that the company may ultimately be required to pay, but it would range between rupees 10 to 35 million। There is no reference of this matter in the draft financial statement। अब बताइए, ये एक तरह से रेगुलेटरी एक्शन है, लिटिगेशन है ना? टैक्स से रिलेटेड है, लेकिन है तो लिटिगेशन। ये हमारी एमसीसो मैटर में आती है। लेकिन उसने कहा है कि इसमें कोई भी उसने इंक्लूड नहीं, ना डिस्क्लोजर दिया ना प्रोविजन। पहले तो हम ये डिसाइड कर लें इसका करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। हाँ, अब इसमें देखिए 10 to 35 मिलियन जब उसने कहा ना, ये आपको कंसेप्ट एक दफा बताया था, इसका मतलब है 10 के बारे में वो सर्टन है कि 10 मिलियन तो पे होगा ही होगा। जो ऊपर वाला 0 to 25 रह गया ना बाकी, यानी 10 से ऊपर वाला 25 मिलियन, 10 से 35 है ना, तो 10 मिनिमम ये तो कंफर्म है पे होगा ही होगा। ऊपर वाला 25 जो है ये कंफर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्या, इसका कुछ हिस्सा प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए, कुछ हिस्सा डिस्क्लोज होना चाहिए। प्रोविजन कितनी होनी चाहिए? 10 मिलियन। डिस्क्लोजर कितना होना चाहिए? ये हम उसको मैनेजमेंट को रिकमेंड करेंगे, ठीक है जी। और फिर उसके बाद मैनेजमेंट से ये कहेंगे
कि सर प्लीज इसको डिस्क्लोज करना है, जिसको उसको डिस्क्लोज करें, जिसकी प्रीवियन रिकॉर्ड करनी है प्रीवियन रिकॉर्ड करें, प्रीवियन रिकॉर्ड करें। भाई समझ आ रही है? ऐसे होना चाहिए डिस्क्लोजर और प्रीवियन रिकॉर्ड। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे तो एक्शन, हम पार्ट 1 में अभी एक्शन बता रहे हैं, अभी हम दो साबिक को कम्युनिकेट करेंगे, बिल्कुल ठीक है। और अगर फिर भी करेक्ट ना हो, इम्पैक्ट एंड रिपोर्ट पे आ जाए। मटीरियल है कि इमटीरियल के परवेसिव, अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो भी लेना और 35 मिलियन को यूज करें तो भी मटेरियल ही बनता है। तो ये मटेरियल, इससे एग्री करते हैं। अब हम क्या लिखेंगे? अगर मैनेजमेंट एडिक्वेट प्रीवियन और डिस्क्लोजर रिकॉर्ड ना करे तो ये मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल क्वालिफाइड ओपिनियन आल्सो एक्सप्लेन नेचर, बिल्कुल। और अगर मैनेजमेंट इसकी प्रीवियन डिस्क्लोजर रिकॉर्ड कर दे तो फिर अनमोडिफाइड ओपिनियन। लेकिन एमसीक्यू मैटर किस वजह से? सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से, सब्सिक्वेंट जी हाँ, की ऑर्डर मैटर भी आ सकता है। मैंने आपको उसमें बताया हुआ है, दो एग्जांपल शायद मैंने बताई थी, एक दो एग्जांपल जिसमें एमसीक्यू मैटर और की ऑर्डर मैटर दोनों ही आप लिख, ये डिस्कस हुआ था ना कंसेप्ट कि बाज़ का एक मैटर जो है वो सिग्निफिकेंस के हिसाब से, इसमें जो स्टूडेंट की ऑर्डर मैटर लिखेंगे वो भी ठीक है, और जो एमसीक्यू मैटर लिखेंगे वो भी। जो की ऑर्डर मैटर लिख रहे होंगे वो बेसिकली इसको जो टैक्स लिटिगेशन की वजह से कर रहे होंगे, और जो एमसीक्यू मैटर है वो सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से कर रहे हैं। दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन जी, दोनों ठीक हैं, एमसीक्यू मैटर भी और की दोनों के अपने अपने आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है, दोनों कर सकते हैं आप। की ऑर्डर मैटर और एमसीक्यू मैटर में एक दो जगहों के ऊपर रायत दी है स्टैंडर्ड ने, कहते कर, और ये स्टैंडर्ड में एक जगह लिखा भी हुआ है। अब मैं ज्यादा वो सीफैप का कंसर्ट बन जाएगा उधर तो नहीं लेके जाना चाहता। वो कहता है अगर आपको लगे ना कि कोई एक, छोड़े यार आप कंफ्यूज हो जाए, वो कहता है कि अगर आपको लगे कि कोई मैटर एमसीक्यू मैटर भी है और की ऑर्डर मैटर भी है, इसका क्या करना है? ये जैसे ये केस, इसका भी इलाज उन्होंने बताया हुआ है। आपके लिए वो इलाज नहीं है जो सर, आपके लिए क्या इलाज है कि चाहे एमसीक्यू मैटर लिख दें या चाहे कि एक लिख दें, दोनों ही सिचुएशन में करेक्ट होंगे, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता है। अच्छा, इसमें ये क्लियर हो गया जी, इम्प्लीकेशन रिपोर्ट भी। अच्छा, इसमें अहम चीज मुझे बताइए, बहुत अहम चीज आज के लेक्चर में भी सबसे अहम चीज मैंने आपको स्टार्ट में क्या बताई थी, ये अभी जो डिस्कशन हुई है इसके ऊपर, कौन से अभी जो मैं कहा था बहुत अहम कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ 2-3 दफा, क्वेश्चन के बारे में बताया था। हाँ, आगे चलना है, बिल्कुल जहां पे क्वेश्चन छोड़े उससे आगे चलना है। देखिए, एक होता है वो कंसेप्ट जो सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैं ज्यादा अहम उन कंसेप्ट को कहता हूं जो आपके पूरे ऑडिट के लिए अहम है। तो ये जो मैंने कहा था ना, जहां पे क्वेश्चन ने छोड़ा है उससे आगे चलना है, ये पूरे ऑडिट के लिए अहम है। अभी आगे दूसरा पॉइंट बता रहा हूं जो क्वेश्चन के लिए नहीं, पूरे ऑडिट के लिए है। एक दूसरा कंसेप्ट वो क्या है, यहाँ पे देखिए इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट है, ऐसा ही है। अब जब इशू सामने आता है, आप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैनेजमेंट कम्युनिकेट नहीं मान रही तो आप डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये कम्युनिकेशन के नतीजे में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो मैनेजमेंट मान के करेक्ट कर ले। मेरा क्वेश्चन जरा गौर से सुनिएगा, आपने सॉल्यूशन के अंदर कौन सा पॉइंट डिस्कस करना है? इफ मैनेजमेंट करेक्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इफ मैनेजमेंट डज नॉट करेक्ट। तो इसका जवाब है, आइडियल आंसर ये है दोनों डिस्कस करें। रूल है हमारा, दोनों डिस्कस करें। अब अगली बात सुने, ये तो मैंने बता दिया था, अगली बात सुने, अगर आपके पास टाइम या मार्क्स कम है तो नेगेटिव वाली बात डिस्कस कर रही है। नेगेटिव वाली कौन सी होगी? इफ मैनेजमेंट डज नॉट करेक्ट। ये सूर याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन में हो सकता है मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज को डिस्कस किया हो, कुछ में सिर्फ नेगेटिव को किया हो। जिसमें सिर्फ नेगेटिव को किया, क्यों? टाइम या मार्क्स को सामने रखते हुए। यहाँ पे चूंकि 2 मार्क्स है सिर्फ इम्प्लीकेशन रिपोर्ट के लिए, तो मैंने नेगेटिव को ही निपटाया है। लेकिन आप इसमें इफ मैनेजमेंट करेक्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो क्या होगा, वो भी लिख सकते हैं, वो अनमोडिफाइड होगा।
और उसके साथ एमसीज ऑफ मैटर या की ऑर्डर मैटर होगा, यही है ना ये। और अगर मैनेजमेंट डज नॉट करेक्ट क्वालिफाइड, और फिर बेसिस बाय क्वालिफाइड ओपिनियन, और फिर वो की ऑर्डर मैटर में रेफरेंस। क्लियर भाई? ये सेकंड में कोई प्रॉब्लम? थर्ड सुन लें। थर्ड ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस तरह के दो कंसेप्ट, बल्कि ये भी शायद आई कैप की बुक में उसने इंक्लूड किया, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते, कोई फिक्र की बात नहीं है। द डायरेक्टर्स रिपोर्ट कंटेन्स ए स्टेटमेंट। डायरेक्टर रिपोर्ट हमने वेरीफाई करनी है ना? नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, वो उसे फिर क्या कहते हैं? जो चीज भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है उसे अदर इंफॉर्मेशन। ये है अदर इंफॉर्मेशन, इसको हमने वेरीफाई नहीं करना। लेकिन मुझे बताइए, क्या बताया था? वेरीफाई नहीं करना, लेकिन अगर चलते चलते इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आ जाए कर देना चाहिए कि नहीं? अच्छा ऑडिटर होने के नाते इसी कम्युनिकेशन करने के लिए रिपोर्ट में एक पैराग्राफ है अदर इंफॉर्मेशन का। किसका? अदर मैटर का नहीं कह रहा, आप अदर मैटर समझ रहे थे ना? अदर इंफॉर्मेशन का। अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं कह रहा, आप अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट समझ रहे थे ना? वो नहीं। कौन सा? अदर इंफॉर्मेशन का। रिपोर्ट के अंदर 3 पैराग्राफ हैं जो लफ्ज अदर से शुरू होते हैं। अदर इंफॉर्मेशन, अदर मैटर, अदर लीगल एंड रेगुलेटरी, तीनों डिफरेंट हैं। मैं अदर इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट को अंडरलाइन करके इसके साथ लिख लें अदर इंफॉर्मेशन contains a statement that current year increase in profit before tax by over 10% is primarily due to the improved operating performance of the company। हाँ, देखा हमने कैसे कंपनी को चलाया, 10% प्रॉफिट बढ़ गया। However, income statement shows that KPL's profit before tax include a gain on sale of factory amounting to ₹30। पता चला वो तो फैक्ट्री बेची थी, और चूंकि उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा थी, जिसमें डायरेक्टर का कोई हाथ नहीं था, इसलिए प्रॉफिट हुआ। इन द एब्सेंस ऑफ दिस गेन द कंपनी वुड हैव रिपोर्टेड रिडक्शन इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय 19%। यानी असल में 10% इंक्रीज नहीं, 9% डिक्रीज है। 10% इंक्रीज नहीं, 9% डिक्रीज है भाई, यही कह रहा था आपसे। 19 तो नेट कितना आ गया? 19। ठीक है, अब बताइए क्या ये इनकी स्टेटमेंट ठीक है? ठीक है, डायरेक्टर की स्टेटमेंट ठीक है। अब बताइए पार्ट 1, ऑडिटर को क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना चाहिए, इस इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर ले। हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी गलती आ गई तो करेक्ट कर लेना चाहिए। और अगर मैनेजमेंट इसको ठीक ना करे, डायरेक्टर कम्युनिकेट फिर भी ठीक ना हो, पार्ट 2 पे आ जाए। अब इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या है? हाँ, ओपिनियन अनमोडिफाइड ही आएगा। क्यों? ये स्टेटमेंट तो गलत है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए ओपिनियन अनमोडिफाइड है। लेकिन अदर इंफॉर्मेशन में हम ये लिख देंगे क्या कि ये गलती है। अदर इंफॉर्मेशन इज मिस स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस सिचुएशन। अदर इंफॉर्मेशन में बता देंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर आपने अदर इंफॉर्मेशन को अदर मैटर कर दिया ना, तो याद रखे कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो बदलते हैं तो इम्पैक्ट नहीं होता क्वेश्चन पे, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं उनके साथ कंसेप्ट बदल जाता है। तो अगर अदर इंफॉर्मेशन को अदर मैटर को अदर इंफॉर्मेशन कहेंगे, कंसेप्ट बदल जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको अदर इंफॉर्मेशन लिखना है, अदर मैटर। क्लियर? 30 में कोई प्रॉब्लम? इसको क्लोज कर दें। इसमें खास तौर पे आपने इसको, मैं 2 चीजें आपको बताई, क्वेश्चन जहां पे छोड़े वहां से आगे चलना है, और दूसरा इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है। अगर क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन नहीं है कि मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू डू सो या मैनेजमेंट एग्रीज टू डू सो, तो आपने दोनों लिखनी है, प्रोवाइडेड आपके पास टाइम है। लेकिन अगर टाइम और मार्क्स कम हो, नेगेटिव। ये जो असूल है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं ना तब पक्के होते हैं, आपने इनका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा था? 14। सर जी जी। सर कोई ऐसा डिस्क्लोजर भी है जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल
स्टेटमेंट ना दिया हो तो डायरेक्ट ऑडिटर उसको डायरेक्ट काउंट कर ले स्टेटमेंट, या हर बार वो करेगा हर तरह के डिस्क्लोजर पे? नहीं नहीं, हर तरह के डिस्क्लोजर में, हर तरह की मिस स्टेटमेंट में, दुनिया की हर तरह, कोई एक्सेप्शन नहीं है। किसी भी तरह की मिस स्टेटमेंट होगी, स्टेप नंबर 1 ऑडिटर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि सर इसको ठीक कर लीजिए, हर केस में। इवन, या थोड़ा एडवांस कंसेप्ट, इवन ऑडिटर को पक्का होना, पक्का कि मैनेजमेंट ने जानबूझ के ये गलती की है, उसे 100 तो फिर भी वो एक दफ़ा कहेगा ज़रूर। ठीक है, अब जितने मर्जी गुनाह कर लें, कम से कम एक मौका तो जिंदगी माफ़ी का मिलता है। वैसे तो रोज़ ही मिलते हैं, लेकिन एक मौका तो कम से कम जरूर मिलता है ना माफ़ी। कि कोई भी पहली गलती पे थोड़ी पकड़ा जाता है, नहीं पकड़ा जाता ना भाई। आज तक पकड़ा गया है कभी? नहीं पकड़ा है। मिसाल देना भाई। आगे चले 40। तो हर मिस स्टेटमेंट के केस में याद रखिएगा, हमने मैनेजमेंट को एक दफ़ा ज़रूर कम्युनिकेट करना। क्लियर? 14. Suggest how would you modify the audit report in the following situation. रिक्वायरमेंट पढ़ के सबसे बड़ा डिसीजन मुझे बताइए, सिर्फ इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है कि कोर्स ऑफ एक्शन भी बताना है? दोनों बताएंगे। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, काम मुश्किल है जिसमें हाथ डाल दिया। कोर्स ऑफ एक्शन कैसे आएगा? किस लफ्ज़ से पता चला कोर्स ऑफ एक्शन? हाउ वुड मॉडिफाई ऑडिट रिपोर्ट इन द फॉलोइंग सिचुएशन। सिर्फ रिपोर्ट कह रहा है, इम्पैक्ट पर कोर्स ऑफ एक्शन नहीं बता रहा, नहीं बता रहा। समझ रहे हैं भाई का दुख और दर्द भी? वाह भाई, समझ आ रही? सिर्फ इम्पैक्ट रिपोर्ट बताना है। यस सर। A client of your firm has a history of tax contingencies arising out of appeals pending at various level. एक टैक्स कंटिजेंसी, बहुत से टैक्स चलते रहते हैं, कौन सी बड़ी बात। और कहते हैं डिफरेंट लेवल में, कोई लोअर लेवल, कोई अपील पे है, कोई केस चल रहा है। रूटीन में टैक्स कंटिजेंसी चलती है, कोई एक्सेप्शनल इशू तो नहीं। The company has disclosed all such contingencies along with estimated amounts in accordance with accounting standard. शुक्र है कि इतनी को तो सेंस कंपनी में उसने सारा कुछ डिस्क्लोज करना चाहिए था ना। इसका मतलब क्या, मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? मिस स्टेटमेंट नहीं है। Assume that the aggregate sum of these contingencies is material. और ना भी कहता तो हमें पता था एग्जाम में जो आ गई उसे हमने खुद से मटेरियल या परवेसिव, इमटेरियल अज्यूम कर ही नहीं सकते। कहता मटेरियल, हमने कहा बहुत अच्छा। अब बताइए कि इसमें इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या है? की ऑडिट मैटर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अनमोडिफाइड ओपिनियन क्योंकि डिस्क्लोज हो चुका है। और फिर क्या करना है? की ऑडिट मैटर इंक्लूड करेंगे। टैक्स कंटिजेंसी के ऊपर की ऑडिट मैटर आता है ना? अच्छा, सिर्फ इतना की ऑडिट मैटर लिख दे कि उसके आगे बताएं कि उसमें इंफॉर्मेशन कौन सी आएगी। कौन सी इंफॉर्मेशन होती है वाला की ऑडिट मैटर के अंदर? 3 लफ्ज क्या थे? व्हाट, व्हाई, व्हेन नहीं था। व्हाट, व्हाई, हाउ, ये थे भाई। सिर्फ की ऑडिट मैटर लिख देना चाहिए कि ये उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन आएगी वो भी। एक मिनट ठहरिए, अब एक क्वेश्चन, ईयर एंड के बाद सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ, ठीक है? स्टूडेंट ने लिखा उस ठीक तरीके से डिस्क्लोज हो गया था, डिस्क्लोज होना ठीक हो गया। स्टूडेंट ने लिखा ऑडिटर शैल इंक्लूड एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ इन हिज रिपोर्ट। फेल हो गया, रीजन बतानी है क्यों फेल हुआ। मेरा भाई बताएगा रीजन क्यों फेल। सब्सिक्वेंट इवेंट था, डिस्क्लोज भी सही हुआ। स्टूडेंट ने क्या लिखा? ऑडिटर शैल इंक्लूड एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ इन हिज रिपोर्ट। फेल हो गया, क्यों फेल हुआ बताए? इनकम्प्लीट आंसर दिया। शाबाश, कंप्लीट आंसर बताएं कि जिसमें वो रेफरेंस इंक्लूड करना है, मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड, ओपिनियन नॉट मोटिव, ये बताया ना कि आप देखें, जब आप देखें असूल देखें, वो आपको कंप्लीट आंसर सिखा रहा है। कहीं किसी क्वेश्चन में हमने ये कह के जान नहीं छुड़ाई कि क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा।
हमने उसका कंप्लीट आंसर दिया कि उसके वजह से बेसिक क्वालिफाइड में एक्सप्लेनेशन नहीं, वो भी बताओ। उसकी वजह से की ऑडिट मैटर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो भी बताओ। तो जब ओपिनियन में चेंज आ रहा है तो वो कंप्लीट आंसर दे रहे हैं, तो एमसीक्यू ऑफ मैटर अगर आएगा वो कंप्लीट आंसर नहीं देंगे कि उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड होनी है। की ऑडिट मैटर आएगा उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देंगे कि तीन इंफॉर्मेशन। इसीलिए याद रखिएगा, सिर्फ हमने हेडिंग को नहीं, पुराने क्वेश्चन में ऐसे होता था, पहले मैं खुद यही पढ़ाता रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं एक जमाने में, लेकिन आई कैप का जैसे जैसे ट्रेंड, सोल्यूशन, चेंज, स्टैंडर्ड में रिवीजन जैसे जैसे आती जाती है, उस तरीके से हम अपनी टीचिंग को भी चेंज करते रहते हैं। ठीक है, आई कैप के साथ। तो अब आपने जब कभी रिकमेंड करना है कोई इम्पैक्ट, तो कंप्लीट आंसर देना है रिपोर्ट में, जिस जगह पे जो जो चेंज आ रहा है, सिर्फ ब्रीफ हेडिंग नहीं, सारा कुछ। वन क्लियर है जी? सेकंड, यू आर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लें, इसको 2-3 दफा आपने मजीद अटेम्प्ट करना है जब आपका दिल करे। यू आर अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ कंपनी आफ्टर द ईयर एंड, डेट इज जून 30, 2005 के बाद आपको अपॉइंट किया गया। Hence you have not been able to physically observe the counting of inventories at the year end. Further alternative procedure could not be performed due to nature of company's record. Alternate procedure, तो वो नहीं लिखना, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना है। क्यों नहीं लिखना? वो मिस स्टेटमेंट में भाई स्कोप लिमिटेशन में भी आता है, चाहे मिस स्टेटमेंट हो चाहे स्कोप लिमिटेशन हो, दोनों सूरत, हाँ वो प्रोसीजर में आता है। जब प्रोसीजर कोर्स ऑफ एक्शन बताना हो ना, रिक्वायरमेंट में प्रोसीजर या कोर्स ऑफ एक्शन हो, तब वो बात बताते हैं। अब बताइए क्या होगा इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट? स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट मटेरियल है तो, परवेसिव है तो, और आर्टिफिशियल आल्सो नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन, बेसिक क्वालिफाइड, और हाँ शाबाश शाबाश, ये अगर डिस्क्लेमर ओपिनियन दिया है फिर क्या ऑडिट मैटर सेक्शन नहीं आएगा। आधा एक मिनट, कितने स्टूडेंट्स को पता है कि इसमें एमसीक्यू ऑफ मैटर आएगा? कितने स्टूडेंट्स को पता है कि इसमें अदर मैटर आएगा? हाँ, एमसीक्यू मैटर नहीं आएगा, अदर मैटर आएगा। अदर मैटर क्यों आएगा? हाँ, क्योंकि पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया है। लेकिन एक मिनट ठहरे, हमने तो ये सीखा था कि डुप्लीकेशन नहीं होगी, तो ये एक इशू रिपोर्ट में 2 जगह पे क्यों आ रहा है? रीजन डिफरेंट है। जो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है वो स्कोप लिमिटेशन की वजह से है, अदर मैटर स्कोप लिमिटेशन की वजह से नहीं है, उसकी रीजन कुछ और। उसकी रीजन क्या है? पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया है। ये दिल खुश किया है ये। अब मुझे कुछ, हालांकि मेहनत इतनी ज़ाया भी नहीं गई, कुछ कंसेप्ट, ये मुश्किल था अदर मैटर वाला पॉइंट। बच्चे अदर मैटर वाला पॉइंट अमूमी तौर पे पिक नहीं कर पाते, बाकी कर लेते हैं। ये चलिए क्लियर हो गया ये 14? इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें वो विड्रॉ वाली बात करनी चाहिए, हाँ, क्योंकि सिर्फ इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा, बट ठीक है, होगी। जी पूछे मेरे भाई। अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरे कंपनी रिकॉर्ड पर नेचर जो बताई है इसमें। हाँ, उसने कहा कि कंपनी का रिकॉर्ड भी अवेलेबल नहीं था, तो क्या वो अदर लीगल एंड रेगुलेटरी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला पॉइंट लिख सकते हैं? शाबाश, बिल्कुल लिख सकते हैं। मुझे बताया मेरा भाई, ये हाइब्रिड 4 में हाइब्रिड 6 में था? किस क्लास में हाइब्रिड के? हाइब्रिड 4 में। भाईजान आपने क्लास के बाद 100 रुपीज इनाम लेना है टीए रूम से, शाबाश। रिकॉर्ड का मसला है ना, तो जब कभी काउंटिंग रिकॉर्ड सही मेंटेन ना हुए हो, वो भी मेंशन करते हैं ना दूसरा पे। ठीक है, चलिए 14 क्लियर? 14 क्लियर जी, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? 24। अच्छा, ये की ऑडिट मैटर के ऊपर है सारा सवाल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मार्क करें। ये कभी दोबारा भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा कभी। रिक्वायरमेंट, एडवाइज द कंसर्न पार्टनर्स मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू अबव मैटर्स। अच्छा, स्टूडेंट कहते हैं सर
मुझे नहीं ऑडिट आता। मैं कहा कैसे पता चला? सर रिक्वायरमेंट आने का, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है, रिक्वायरमेंट पढ़ के मुझे पता ही नहीं चलता किस चैप्टर में से क्वेश्चन आया। और ये देखिए सही कह रहा है बच्चा, इसमें देखें एडवाइज द कंसर्न पार्टनर मैनेजर विद रिस्पेक्ट टू अबव मैटर। तो कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी होंगे जिनसे आपको रिक्वायरमेंट से नहीं पता चलेगा कि चैप्टर कौन सा है, आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। इस तरह की अगर किसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ के आपको ना पता चले किस चैप्टर का, तो आपने ये नहीं समझना कि इसका ये मतलब है कि आपको ऑडिट आता ही नहीं है, आपकी तैयारी नहीं। इसका मतलब ये है उसने रिक्वायरमेंट बनाई ही इस तरीके से है कि आपको रिक्वायरमेंट पढ़ के नहीं पता चलेगा। तो फिर कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन पढ़ के। फिर क्वेश्चन में लाजमी है 100% कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देगा ऐसी जिससे पता चल जाएगा किस टॉपिक का क्वेश्चन है। जैसे कह रहा है यू आर पार्टनर इन फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, annual audit of various clients are at finalization stage, and since this is the first time that ISA related to key audit matter is to be applied, आ गया ना लफ्ज की ऑडिट मैटर, रिक्वायरमेंट में उसने छुपा लिया था, इधर बता दिया। तो जो इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट में नहीं देता फिर वो ऐसे में की ऑडिट मैटर को अंडरलाइन कर लें। सेवरल इश्यूज हैव बीन रेफर्ड टू योर गाइडेंस, दीज इंक्लूड ए, an adverse report is being issued in case of Munir Limited। adverse report टेक्निकली गलत लफ्ज है, ठीक है। नॉर्मली मेरी आदत नहीं होती कि किसी कोई अगर डिफरेंस ओपिनियन होता है ना प्रोफेशनल्स का, तो मैं कोशिश होती है किसी दूसरे के ऊपर कभी कमेंट ना करूं। आई कैप के ऊपर भी मैं अवॉइड करता हूं, वरना कमेंट करने के बहुत से किए जा सकते हैं, अवॉइड कर। लेकिन कुछ जगह पे जहाँ लगता है ना कंसेप्ट ऊंच नीच हो रहा है, वहाँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके बजाय एडवर्स रिपोर्ट के बजाय ज़्यादा बेहतर क्या लफ्ज़ था? एडवर्स ओपिनियन हैज़ बीन ड्राफ्टेड बाय द ऑडिट मैनेजर ऑफ नादिर लिमिटेड, सॉरी ये क्या, एडवर्स रिपोर्ट इज बीइंग इशूड इन द केस ऑफ नादिर लिमिटेड। ड्राफ्ट रिपोर्ट आल्सो कंटेन सर्टेन मैटर एज की ऑडिट मैटर। तो ये तो हो ही नहीं सकता। एडवर्स ओपिनियन में की ऑडिट मैटर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन दो चीजों का ध्यान रखना है। की ऑडिट मैटर पे दो चेंजेस आएंगी, कौन बताएगा क्या चेंजेस? हाथ उठाइए। एक तो रेफरेंस देंगे कि इन एडिशन टू मैटर डिस्क्राइब्ड बेसिस फॉर ओपिनियन, ठीक है। जो मैटर्स हमने दो चार्टर्ड गवर्नेंस से डिस्कस किए हैं, शाबाश। दूसरा ये कि जो मैटर एडवर्स ओपिनियन में डिस्कस हो गया है उसको की ऑडिट मैटर में इंक्लूड नहीं करना। दो चीजों का ध्यान रखना है सिचुएशन में। एडवर्स ओपिनियन के केस में की ऑडिट मैटर आ सकता है, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, लेकिन आपने की ऑडिट मैटर में एडवर्स जिस मैटर के ऊपर आ रहा है उसे की ऑडिट मैटर में इंक्लूड नहीं करना। तीसरा कंसेप्ट, इंक्लूड नहीं करना लेकिन उसका रेफरेंस देना है। ये तीन चीजें इस इशू से रिलेटेड है, तो ये तीनों चीजें आपके ज़हन में आनी चाहिए, वरना कुछ बच्चे क्या सिंपल कह सकते हैं यस इट इज पॉसिबल कि वो एडवर्स ओपिनियन हो, और क्या ये बात भी ठीक है, लेकिन ये इनकम्प्लीट आंसर है। इनकम्प्लीट आंसर है। कंप्लीट आंसर क्या है? हम सारी रेलेवेंस पता है कि आ सकता है, लेकिन रेफरेंस भी तो आएगा, और वो फिर इधर प्रेजेंट नहीं करना। हालांकि बाय डेफिनेशन में की ऑडिट मैटर होता है, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं। भाई ए में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्का। चलिए अब बी की तरफ चलते हैं। बी क्या कहता है? बी ये कहता है ए क्वालिफाइड रिपोर्ट हैज बीन ड्राफ्टेड बाय द ऑडिट मैनेजर ऑफ नादिर लिमिटेड। उसने क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया, किस कंपनी के मैनेजर ने? नादिर लिमिटेड। अच्छा फिर क्या हुआ? एज द कंपनी हैज फेल्ड टू मेक एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ कंटिजेंसी, उसने कंटिजेंसी की एडिक्वेट प्रोविजन नहीं बनाई थी। डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन आर मेंशन्ड इन द की ऑडिट मैटर सेक्शन। ठीक किया? ठीक किया ना? क्यों नहीं किया ठीक? भाई जो डिटेल है ना, डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन आर मेंशन्ड इन द की ऑडिट मैटर सेक्शन, ठीक नहीं किया? क्या गलती की? ये डिटेल्स कहाँ मेंशन होनी चाहिए थी?
अदर मैटर में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अदर मैटर में ये डिटेल क्यों होनी चाहिए थी? क्वालिफाइड ओपिनियन है तो वे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में शामिल होनी चाहिए थी। क्या क्वालिफाइड ओपिनियन हो की ऑर्डर मैटर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, हमें की ऑर्डर मैटर देने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम किस में है कि वो आपने की ऑर्डर मैटर में उसको इंक्लूड नहीं करना, की ऑर्डर मैटर के अंदर बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन को एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ रेफरेंस देना है, सिर्फ रेफरेंस देना है। कुछ समझ आया? बिल्कुल ही नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, कह रहा क्वालिफाइड ओपिनियन दिया और कंपनी ने एडिक्वेट, क्योंकि कंपनी ने एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दिया था, इसमें क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं आना, इसमें कोई इतराज तो नहीं है आपको? अच्छा, कह रहा है असल इशू ये है सेकंड वाले पार्ट में, डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन आर मेंशन्ड इन दी की ऑर्डर मैटर सेक्शन। डिटेल्स तो नहीं आनी चाहिए, की ऑर्डर मैटर सेक्शन इंक्लूड करने का फैसला दुरुस्त है, सेक्शन इंक्लूड करने का फैसला दुरुस्त है। उस डिटेल को, जो मिस स्टेटमेंट की डिटेल, उसे की ऑर्डर मैटर में इंक्लूड करना ये गलत है। ये किधर आनी चाहिए? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। तो फिर की ऑर्डर मैटर में क्या आना चाहिए? रेफरेंस। तो आपने फिर तीन बातें करनी है, क्वालिफाइड ओपिनियन का फैसला दुरुस्त है, लेकिन उसमें बेसिस को इधर डिस्कस करने का फैसला गलत है, इसको इंक्लूड करना चाहिए बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में, और की ऑर्डर मैटर सेक्शन में उस बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन का सिर्फ रेफरेंस आना चाहिए, इन एडिशन टू मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन के अल्फाज के साथ। सेकंड में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट सी पार्ट थर्ड, द की ऑर्डर मैटर सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ज़िया लिमिटेड इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ की ऑर्डर मैटर्स ऑफ ओनली द करंट पीरियड, however the opinion has been expressed on current as well as prior year। अब आपने ये नहीं सोचना कि ओपिनियन एक से ज्यादा सालों के हो सकता है, हो सकता है, लेकिन इस सूरत में की ऑर्डर मैटर सारे पीरियड पे आता है कि सिर्फ करंट पीरियड में? सिर्फ करंट पीरियड पे आएगा। तो ये काम उसने ठीक किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। करंट आप इंश्योर क्या करना है आपने, की ऑर्डर मैटर सिर्फ करंट पीरियड का, डेफिनेशन में लिखा हुआ है की ऑर्डर मैटर का डेफिनेशन याद है ना? उसमें तीन अल्फाज ही तो अहम थे, पावर वर्ड कितने थे? तीन, मोस्ट सिग्निफिकेंट, कम्युनिकेटेड विद दोष ऑफ गवर्नेंस और करंट पीरियड। करंट पीरियड 24 में कोई प्रॉब्लम? इसके साथ ही हमारा लेक्चर का ये हिस्सा यहाँ पे खत्म होता है।